नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.एस. राघव और आप लोग देख रहे हैं एलसीपीसी न्यूज। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे जो मेहमान हैं। ऋतु जॉन मैम जुड़ चुकी हैं हमारे पास, कुमोद शाह और जितेंद्र कुशवाहा, हरे राम, दिलीप जी और मनोज जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आज का मुद्दा रहेगा विकास का मुद्दा। तो इसके लिए मैं पहला कमेंट ऋतु जॉन मैम के पास जाना चाहूंगा, पहला कमेंट लेने के लिए। मैम, आपसे जानना चाहता हूं, जो वर्तमान सरकार है में, इसने जो ये ठेके खुलवाए जगह जगह, ठेकों की जो क्वांटिटी बढ़ा दी है, तो इससे इससे महिलाओं को आने वाले क्या दिक्कत होने वाली है? मैम, मैं आपका पहला कमेंट लेना चाहता हूं ऋतु जॉन मैम। इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी सारे परिवारों के लिए, महिलाओं के लिए खासकर, क्योंकि पहले ही कुछ जो उनके हस्बैंड है वो काम नहीं करते हैं और वो घर में से भी, और लॉकडाउन ने भी उन्हें काफी मार दी है इस बारी जो है। और घर में वो कमा कर कुछ नहीं लेकर आते हैं, और बल्कि जो लेडीज के पास कुछ भी होता है मार पिटाई करके वो भी ले जाते हैं, और आगे फ्यूचर भी खराब कर देंगे बच्चों का भी। तो मेरे ख्याल से तो जो दारू के ठेके खुल रहे हैं बहुत ही गलत चीज है। ये बात ने बिल्कुल सही बात बोली है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है। लोग समुद्र नदियों में डूब के आज तक कम मरे हैं, लेकिन दारू के प्याले ने तमाम घरों को बर्बाद करके रख दिया है। दिलीप भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिलीप जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो ये दिल्ली सरकार ठेके खुलवा रही है, अभी ऋतु जॉन मैम ने जवाब दिया है कि इस ठेके खुलवाने की वजह से लोगों घर में तबाही आने वाली है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ेंगे। ये बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जब व्यक्ति दारू पी लेता है तो वो सब कुछ अपनी सुध बुध भूल जाता है, अपने होशो हवास को गंवा देता है। और दिल्ली सरकार ये फिर क्या करने जा रही है? ये तो कह रहे थे मैं महिलाओं के लिए दिल्ली में ऐसी सुविधा मुहैया कराऊंगा जिससे महिलाएं निश्चिंत होकर के जहां मर्जी घूमेंगी। और आप भली भांत सारे लोग ये बात समझते हैं, और ये वीडियो जब सरकार में बैठे नुमाइंदे लोग देखेंगे, उनकी भी ये समझ में आएगी। जहां एक शराबी होता है, दारू जब पी के जहां बैठा खड़ा होता है रोड पर, तो वहां पर महिलाओं को निकलने में कितनी बड़ी दिक्कत होती है। महिलाएं 10 बार सोचती है कि ये शराबी है, ये कोई भी हरकत कर सकता है। तो इस बात क्या कमेंट है आपका दिलीप जी? मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो दारू के ठेके खुल रहे हैं, इससे आने वाले समय में क्या दिक्कत होने वाली है? दिल्ली सरकार ऐसा क्यों कदम उठाने जा रही है जिससे हमारी माता बहनों को दिक्कत होने वाली है? क्या कहना चाहेंगे दिलीप जी आप? राघव जी, ये जो शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, एक तो पहले कोरोना काल का लॉकडाउन हुआ, पॉल्यूशन की वजह से लोगों को काम नहीं मिल रहा, और दिल्ली सरकार अब दारू के ठेके करीब छतरपुर विधानसभा में 8 ठेके खोलने जा रही है। क्या जरूरत पड़ी है? गरीबों को खाने के लिए नहीं है, आप दारू के ठेके खोलेंगे जिससे कि जो महिला है उनके ऊपर अत्याचार भी बढ़ेगा और उनके भुखमरी भी ज्यादा आएगी। तो ये दिल्ली सरकार का जो ये फैसला है, इतना गलत फैसला है। जो आदमी कहता था मैं दिल्ली का विकास करूंगा, तो ये कहता था कि मैंने क्या नाम है, लोगों का विकास लोगों के घर घर तक पहुंचाना है। ये किस चीज का विकास है कि वो दारू के ठेके खोल रहा है? किसी सरकार को, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो कौन उसको ऐसे सलाह दे रहा है कि आप दारू के ठेके खोलो। जो आदमी एक विकास के मुद्दे पर लोगों को कहा कि मैं ये सरकारें भ्रष्टाचार कर रही हैं, अब से पहले जो भी सरकार थी वो भ्रष्ट थी, अब भ्रष्टाचार से हाथ मिला रहा है लोगों को। अब ये बताइए कि हमें सुनने में आया कि जो छतरपुर विधानसभा में ठेके खोले गए हैं, वो एक ही आदमी को 15 एक आदमी ऐसा जिसको 15 ठेकों का टेंडर दिया गया और उससे करीब 8 करोड़ में लिया गया। भ्रष्टाचार नहीं क्या है? और लोगों को, माताओं बहनों को इतनी परेशान हो जाएंगे, जो लोग कमाते नहीं थे और पहले भी शराब के नशे में रहते थे, अब अगर हर जगह गली गली में दारू का ठेका खुल जाएगा तो लोगों को, हमारी तो माता बहनों की स्थिति और ज्यादा खराब होने वाली है। तो कम से कम और पूरे खत्म। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिलीप जी इस चीज से सहमत रहिए कि दिल्ली में ठेके खोले जा रहे हैं। ऋतु और मैम भी बता रही है कि माताओं बहनों को बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। इसका मैं एक कमेंट लेना चाहता हूँ मनोज कुमार का। मनोज कुमार जी, आप ये बताइए, दिल्ली सरकार जो ये ठेके खोलने जा रही है, इससे दिल्ली सरकार का क्या सोच के ये ठेके खोल रहे हैं? अब तक तो ये था चलो ठीक है, ये दिल्ली सरकार जनता के भले के लिए सारे कदम उठा रही है, लेकिन ये जनता के लिए कैसा कदम होगा जब दारूबाज दारू पी पी करके, अभी जब इतने कम ठेके हैं तब तो लोगों के घर में इतनी बड़ी तबाही है। एक दारूबाज एक परिवार को परेशान करके रख देता है। दारूबाज कहता मैं गम भुलाने के लिए दारू पीता हूं, लेकिन ये
शायद वो भूल जाता है कि अपने गम भुलाने के चक्कर में परिवार के सारे सदस्यों को गम में डाल देता है। जब घर में एक व्यक्ति दारू पीता है उसकी वजह से पूरा परिवार जो है वो परेशान रहता है। तो इस पर मनोज जी आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की सरकार के इस कदम के बारे में? नमस्कार मनोज जी सभी को जितने भी साथी, मैं कह रहा हूँ सर नमस्कार सबको, जितने भी साथी जुड़े सभी को नमस्कार। और सर मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार के जो फैसले हैं ये दारू के, इसके पहले तो मैं नशे के खिलाफ सख्त रहता हूँ। नशा जो है मुक्ति के जो है हमेशा जो है कार्यक्रम में शामिल रहता हूँ। तो नशा तो मैं बात करता नहीं और न ही मेरे घर पर नशा है, तो इसलिए मैं नशे प्रति जो है सहमत नहीं हूँ और सरकार से भी सहमत हूँ। दूसरी बात दिल्ली सरकार तो दिल्ली सरकार ही ऐसा क्यों कदम उठा रही है? क्या केजरीवाल क्या अपने जितने उसके सहयोगी लोगों से बिना पूछे ही कदम उठा देता है? क्या केजरीवाल अपने जो उसके सहयोगी हैं, जो उनके साथी हैं, जो उनके साथ चलने वाले हैं, उनसे कोई विमर्श विचार नहीं होते क्या? उनके जो मर्जी आया वही फैसला ले लिया, चाहे जनता के हित में हो चाहे जनता के हित में ना हो। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पर सर मैं कहना चाहता हूँ अगर सरकार का ठीक नहीं है तो जिन टेंडर लिया अभी जैसा कि साथी लोग कह रहे थे को 15 मिल रहे, 20 मिल रहे, को 10 मिल रहे, ये लोग टेंडर ना लें। यदि लोग टेंडर ना लें और सरकार की ये मुहिम बिल्कुल विफल हो जाएगी, फेल हो जाएगी। सरकार को सोचना पड़ेगा, टेंडर के खिलाफ लोगों को मुहिम लेनी चाहिए। 15-15 ठेके जो लोग ले रहे हैं, अगर सरकार की सोच ठीक नहीं है, उनकी सोच तो ठीक हो, पर हमें लगता है कि ना सरकार की सोच ठीक है। सर मेरी बात तो सुन लीजिए, ना सरकार की सोच ठीक है, ना टेंडर लेने वालों की सोच ठीक है। दोस्त आप सभी साहब भली भांति जानते हैं लोगों को ज्यादा पैसे का फायदा होता है, वहां कुल्हाड़ा चलाने में देरी नहीं करते हैं। जब सरकार में बैठी जिसके हाथ में दिल्ली की बागडोर, वो ऐसा कदम क्यों उठा रहा है? इस चीज की छूट क्यों दे रहा है? आपको पता है जब कोरोना काल में ही चालान कटवा रहे थे, लोगों के 2-2 हजार के चालान काटे गए जिनकी जेब में 200-200 रुपए नहीं थे, तब ये उनके ऊपर चालान कटवा रहे थे। तो अब ये क्यों ऐसा कदम उठा रहे हैं जिससे लोग दारू पीने के लिए मजबूर हो जाए? जब हमारे घर के बगल में, आपको मैं बता रहा हूं, आपको अगर कहीं गंगा के तट पे बिठा दिया जाए तो आपको सेब खाने का मन नहीं चलेगा, लेकिन आप जब कश्मीर में बैठे होगे, सेब के बगीचे में आप घूमोगे तो आप जरूर सेब खाने का प्रयास करोगे, ज्यादा नहीं थोड़ा खाने की कोशिश करोगे आप। जब ठेका हमारे बगल में होगा तो हम बोतल नहीं तो क्वार्टर जरूर पिएंगे। तो ऐसा कदम उठाई क्यों रहा है केजरीवाल? ऐसी कदम उठाई क्यों रहे हैं जो लोग ठेका लेने के लिए मजबूर हैं? जब वो ऑप्शन दे रहा तभी तो लोग ठेका ले रहे हैं, वैसे ठेका कहां से ले लेंगे? उन्हें ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए। ये सर मैं पहले ही आपको बता दिया रहा साहब कि मैं नशे के मुहिम में जो है नशे के खिलाफ रहता हूं और ना ही मेरे घर परिवार में नशा है। इसलिए मैं इस फैसले में अपने घर परिवार की जो है कोई तवज्जो नहीं करता हूं नशा के मुक्ति में। इसलिए मैं दिल्ली सरकार के फैसले का स्वागत नहीं करूंगा। आप ये बोलिए केजरीवाल ने जो फैसला लिया है ये बिल्कुल ही गलत है। इसे ये फैसला नहीं लेना चाहिए था, ठेके नहीं खुलने चाहिए थे। सर नशे के खिलाफ सरकार कोई भी हो, किसी भी सरकार का फैसला हो गलत है, कोई भी, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो। मैं जितेंद्र कुशवाहा जी से पूछना चाहता हूं कि अभी जितने साथियों से मैंने जो भी कमेंट लिए हैं, कोई भी केजरीवाल के इस फैसले से खुश नहीं है। सारे लोग चाहते हैं ये शराब की जो दुकान खोली जा रही है बिल्कुल गलत है। आने वाले दिनों में बड़ा स्थिति भयावह होने वाली है। तो कुशवाहा जी आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? केजरीवाल ने जो फैसला लिया है ठेके वाला, इस बार क्या कहना चाहेंगे? मनोज जी बता रहे हैं कि जो ठेका जब वो सरकार दे रही है, लेने वाले का ठेका नहीं लेंगे तो वो ठेका क्या करेंगे? तो क्या कमेंट बोलना चाहेंगे आप इसके ऊपर? जुड़े हुए सभी बुद्धिजीवियों को मेरा नमस्कार। मैं यही कहना चाहूंगा कि नशा चाहे वो किसी प्रकार का भी हो, वो समाज के लिए, गांव के लिए घातक होता है। हमें जरूरत है समाज के अंदर युवाओं को जागरूक करने की कि वो नशा से दूर रहें। और ये जो सरकार का जो फैसला है, जो दिल्ली सरकार का ये जो फैसला है घर घर तक दारू पहुंचाने का, ये बहुत ही दयनीय है, निंदनीय है कि हम उसकी जगह दूध की जो ठेके हैं वो क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। दूध का जो हमारा पौष्टिक आहार है उनके ठेके क्यों नहीं दिए जाते कि ताकि जैसे जो दूर दराज के गांव हैं वहां हम जो हमारे बच्चे जो कुपोषण से
पीड़ित हैं उनको हम दूध की ठेके खोल दें ताकि वो कम रेट पे दूध पी सके। इसके लिए मैं कड़ा विरोध करता हूं सरकार का, दिल्ली सरकार का, कि आप ठेके की जगह आप दूध के सब जगह लगवाइए ताकि कुपोषण से हमारा जो दिल्ली है वो बच सके। अरे राम जी, से भी एक कमेंट में लेना चाहता हूं कि सारे लोग जो हैं वो केजरीवाल सरकार के इस जो फैसले से सारे लोग नाखुश हैं और सारे लोग चाहते हैं कि जो ठेके का इसने जो ये खोलने का जो प्रावधान रखा है बिल्कुल ही गलत है। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? और क्योंकि वैसे ये बात करते थे विकास की, दिल्ली में आऊंगा, ये विकास करूंगा, मैं लंदन बना दूंगा, पेरिस बनाऊंगा, लेकिन आज आप लोग देख भी रहे हो कुछ स्कूलों के ये बहुत ज्यादा कमेंट डाल देते हैं वीडियो बना के। वो गिने चुने स्कूल है दिल्ली के, ज्यादा स्कूल नहीं है। आप भली बात सारे लोग समझ रहे हो दिल्ली के स्कूलों की जो स्थिति है, दिल्ली के स्कूलों में जो बच्चे हैं वो ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों से अगर लंदन लिखवाए तो लंदन नहीं लिख पाएंगे। और केजरीवाल सरकार ये कहती है कि मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा, और उसके बावजूद यहाँ पर ये नशे खुलवा रहे हैं, सारे जगह जगह ठेके खुलवाए जा रहे हैं। एक जगह भी मैं वीडियो देख रहा था जहां पर इनका कार्यालय है, कार्यालय के बगल में शराब का ठेका खुलाया गया है। अब आप ये बताइए, जो अगर ऐसी स्थिति रही तो क्या होने वाला है? ये क्या करने वाले हैं? दिल्ली को क्या बनाना चाहते हैं? लंदन में क्या ऐसे ही होता है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हरे राम जी। राघव जी, सबसे पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो इस विषय को चुना, और इस पैनल पे जितने भी हमारे भाई बहन बैठे हैं सबको नमस्कार। और जहाँ तक शिक्षा की बात है तो बहुत दंडनीय बात है शराब के लिए। सबसे पहले तो शराब के लिए मैं बात करना चाहता हूँ। ये अपने पैनल पे बैठे हुए सबने अपने अपने सुझाव दिए। और शिक्षा की जहाँ तक आपने बात कहा, केजरीवाल ने तो कहा है कि हमने 2500 स्कूलों बनाएंगे। रीपेंटिंग या ये करने से कुछ नहीं होता है। आपने देखा कि आपने कई बार देखा कि मैथ के टीचर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश के टीचर हिंदी पढ़ा रहे हैं। कहते हैं कि शिक्षा के प्रति कोई सरकार का, जो अभी मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि हमने बाहर जाके घूमा देखा तब जाके इम्प्लीमेंट मैंने दिल्ली के स्कूलों में किया, तो ये सब चीज सिर्फ कहने के लिए, धरातल पे ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है। शिक्षा के मामले में आप जाओ, कोई भी स्कूलों में टीचर नहीं है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, और हम ही नहीं सारे लोग इस चीज से सहमति होंगे जो इस साउथ दिल्ली में रहते हैं। बाकी जो एक दो जगह की ये लोग वीडियो बनाते हैं उसमें इन्होंने क्या कर रखा है, वहां टीचर की भरमार है, वहां टीचरों को उन्होंने बाहर से ट्रेन करके लाए गए हैं ये टीचर। लेकिन साउथ दिल्ली में स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है। कुमोद साजी, दिल्ली में टीचरों की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है, शिक्षा की व्यवस्था बहुत ज्यादा दयनीय है, सच्चाई है। बिल्डिंग बन गई है लेकिन उनमें टीचर पढ़ाने वाले नहीं है, बच्चे केवल वहां जाके अपना टाइम पास करके चले जाते हैं। एक तो शिक्षा नहीं, दूसरी ये दारू की जो ठेके खुलवाए जा रहे हैं, इनकी क्वांटिटी बढ़ाई जा रही है, लोगों के लिए घर घर दारू पहुंचाई जा रही है। ये केजरीवाल सरकार कैसा कदम उठाने जा रही है? लोगों ने क्या इन्हें इसीलिए चुना था कि आप आने वाले दिनों में हमारे परिवार में ऐसी भयावह स्थिति पैदा कर देंगे जिसकी वजह से हम लोगों को इतनी बुरी तरीके से, तो कोरोना की हमारे ऊपर मार पड़ी हुई है, दूसरी हमारे परिवार में जब दारूबाज पैदा हो जाएंगे तो आप भली बात समझते हो उस परिवार की क्या स्थिति होती है। इस पर कुमोद साजी क्या कहना चाहेंगे आप? सभी साथियों को नमस्कार जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कदम ये दिल्ली सरकार ने उठाया ये तो बिल्कुल ही गलत है, और दिल्ली को ये नर्क बनाने का काम करने जा रही है। दूसरा रह गई शिक्षा की बात, तो शिक्षा की पूरे दिल्ली में गिने चुने उसने 5-6 स्कूल ऐसे होंगे जिनको इन्होंने ठीक करके पूरे सोशल मीडिया पे ये प्रचार कर रही है, जो कि ठीक कर दिया। लेकिन ग्राउंड लेवल पे आके देखें, हमारे छतरपुर के भाटी माइंस के इलाके में आके देखें, एक भी स्कूल की ना तो ईंट लगी, ना पेंट हुआ, ना टीचर की कोई व्यवस्थाएं हैं, ना यहाँ पे कोई स्टूडेंट के कोई बैठने की जगह है, ना कोई रहने की जगह है। बिल्कुल कुमोद जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये केजरीवाल सरकार जो कर रही है, ये बहुत ही, इनका जो कदम इन्होंने उठाया बहुत ही बेहद निंदनीय कदम है। मैं ऋतुजन मैम से कमेंट लेना चाहूंगा। मैम आप ये बताइए मुझे, दिल्ली के अंदर ये कहते थे विकास करेंगे, लेकिन दिल्ली में विकास है कहाँ? विकास दिल्ली में किस जगह हुआ है? मुझे बता दिए, आप साउथ दिल्ली से आते हैं, साउथ दिल्ली में इन्होंने क्या विकास किया? साउथ दिल्ली की ऐसी स्थिति है, साउथ दिल्ली में ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर ऐसी दयनीय स्थिति है, जो कीचड़ों से नालियां भरी हुई हैं, जहां पर रोड नहीं है, लोग जहां चलने के लिए
परेशान रहते हैं, लोग घर से निकल नहीं सकते जरा सी बरसात में, और दिल्ली सरकार ये दुआई देती कि हमने विकास किया है। और ये एक बार नहीं, 3-3 बार इनकी सरकार बन चुकी है, पहले 49 दिन की, फिर 5 साल की, और उसके बाद फिर ये 5 साल की सरकार दोबारा बना दी है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये ऐसा नेता कब तक हमको ठगते रहेंगे, कब तक ये नेता हमें ठगेंगे? इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे ऋतु जॉन मैम? मेरे हिसाब से जो सरकार है, इन्होंने एक ये बना लिया प्रचलन कि हमें इंसान के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, और इनसे जितना निकाला जा सके वो निकालें किसी भी तरह। ये बिल्कुल इस तरह से लाइटली हर चीज को ले रहे हैं कि बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करना है, या महिलाओं के बारे में तो सोचना ही नहीं है। कॉलेज में बच्चे जाएं उससे पहले उनकी एज रख दी गई है कि भाई 18 साल तक के जाके ठेके पे दारू खरीद सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत गलत चीज है। इस पे दिल्ली सरकार को बहुत अच्छे से सोचना चाहिए कि जो एज इन्होंने डिसाइड की है ये सही है या गलत है। नहीं तो आप इस पर क्या कहें, जिन्होंने जो कहा था मैं दिल्ली को, अगर आप लोग मुझे सत्ता में लाएंगे तो मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा, लंदन जैसे यहाँ पर सुविधाएं देंगे आप लोगों को। क्या लंदन में इनको यही सुविधा सबसे अच्छी लगी थी कि मैं घर घर दारू पहुंचाऊंगा, घर के नजदीक में ठेके खुलवाऊंगा? सबसे बेहतरीन इनको यही लंदन में दिखा था क्या, जो लंदन बनाने के लिए दिल्ली में इन्होंने सबसे बड़ा ये कदम उठाया है? बाकी जगह आप लोग बाकी जगह आप लोग देख रहे हैं, भाटी माइंस एक दिल्ली का ऐसा एरिया है, और भाटी माइंस के साथ साथ और भी तमाम जगह ऐसी जहां पर ना रोड है, ना नाली है, ना सड़क है, जनता बेहद परेशान है। वोट लेने के लिए लोग वहां पर आके डेरा डाल देते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद 5 साल तक इनके नुमाइंदे उस एरिया को नहीं देखते हैं, जहां के लोग इन्हें नेता बना देते हैं, सब लायक बना देते हैं, लेकिन उसके बाद ये उन लोगों को भूल जाते हैं, उन जगहों को भूल जाते हैं जिन वोटरों ने सब लायक बनाया है। और ना वहां पर उसके कह देते हैं रिज में पड़ा हुआ क्षेत्र है, जब रिज का क्षेत्र था, रिज के आप वोट ले सकते हो, रिज के वोट से आप सब लायक बन सकते हो, तो वो रिज के वोट अगर आज वापस कर दिए तो इनके कितने नेता घर बैठ जाएंगे, शायद ये लोग ये भूल जाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे ऋतु जॉन मैम? मैं यही कहूंगी कि इन्हें अपना ये सब जो इन्होंने बना लिया है, एक दुकान की तरह बना लिया है कि बस कहीं से भी ठेके से कमीशन मिले या फिर कोई और काम करते हैं जो गलत है, और ये जानते हैं कि भाई हम ये गलत कर रहे हैं और इससे जनता का नुकसान है, और उसके बावजूद ये करते हैं। तो मुझे लगता है कि इन्हें डेवलपमेंट की तरफ ही ध्यान देना चाहिए, और ये पैसे का गलत इस्तेमाल ना करके उनको सही जगह पर इनको शिक्षा के माध्यम से, मतलब बच्चों का स्कूल कॉलेज का कुछ डेवलपमेंट करें, पढ़ाई के माध्यम में कुछ आगे बढ़ाएं बच्चों को, और जो बच्चे नहीं पढ़ सकते उनके भी लिए भी वो पैसा लगा सकते हैं। लेकिन इनका तो मैं आगे क्या बोलूं कि ये दिल्ली सरकार आगे क्या कर रही है, ये मुझे तो इन्हें सबक सिखाने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। जो नेता हम लोगों को ठग के चले, जो नेता हमको ठग के चले जाते, जो नेता हमको ठग लेते मीठी मीठी बातों में, छोटे छोटे प्रलोभन दे करके, जो हमें 1000 रुपए का अगर आकलन किया जाए, 5 साल में अगर 1000 रुपए का आकलन किया जाए तो एक दिन के 50 पैसे पड़ते हैं। 50 पैसे के लिए 50 पैसे का लोग गुटखा भी नहीं देते हैं, तो 50 पैसे के लिए हम छोटे छोटे प्रलोभन में 1000 रुपए के, कुछ लोग कहते हैं वोटों में ये लोग 1000 रुपए देके हम वोट दे देते हैं, लेकिन इतने 50 पैसे के प्रलोभन में ऐसी सत्ता को क्यों चुनते हैं जिसकी वजह से हम और हमारे बच्चे सारे गर्त में चले जाते हैं? हम लोग ऐसी जगह रहते हैं, हम लोग शर्म की वजह से नहीं कहते कि हम कहां रहते हैं, कह देते हैं दिल्ली में है नहीं अगर कोई मिलने वाला आता है। ऐसे लोगों को, नेताओं को सिखाने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। ऐसा इन्हें सबक सिखाया जाए, ऐसा कोई हमारे पास उपाय नहीं है जो इन नेताओं को लगे कि इस क्षेत्र में हमने विकास नहीं किया तो यहां से मुझे वोट नहीं मिला है। इन नेताओं को रियलाइज होना चाहिए, इन्हें अफसोस होना चाहिए इस चीज का कि हमने क्षेत्र में विकास नहीं किया है, तो इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा इस चीज का। इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि जो आज जैसे कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें बताया कि हमें डोर टू डोर जाके अवेयर करना पड़ेगा, सबको जागरूक करना पड़ेगा कि भाई अगर आप 1000 रुपए में बिकते हैं तो वो 1000 रुपए हमारे कितने दिन चलते हैं। हमें एक सही नेता चाहिए जो डेवलपमेंट करे, जो विकास करे। भाटी माइंस में भी हम कोशिश करते हैं कि भाई घर घर जाके लेडीज को समझाने की भाई 1000 या 200 रुपए या 5000 में आप मत बिको, आप उसको 5 साल झेलने वाले हो। तो इसके लिए आप सही नेता चुने और सही चुनाव करके अपने लिए डेवलपमेंट का आगे का रास्ता खोले। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं मनोज जी के पास जाना था। मनोज जी, मुझे आप ये बता दीजिए, भाटी माइंस में रोडों की
साउथ दिल्ली के क्षेत्र में वो हालात हैं जिन हालातों को देखकर अपने को शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसे हालात बना रखे हैं। हम लोगों को यहाँ पर अपने किसी रिलेटिव को बुलाने में 10 बार सोचना पड़ता है। अगर हमारा रिलेटिव यहाँ पर आएगा तो उसे हम कैसे लाएंगे स्टैंड से यहाँ तक, ऐसी स्थिति है। उसके बावजूद भी हम लोग उन नेताओं को सबक नहीं सिखा पाते हैं। जो नेता हम लोगों को ठगते हैं, हम लोगों को छोटे छोटे लालच दे करके, प्रलोभन दे करके ये लोग बरगला के हमसे वोट ले लेते हैं, लेकिन 5 साल तक उनकी हमें सूरत देखने को नहीं मिलती है। ऐसे नेताओं को सबक कैसे सिखाया जा सकता है? इस पर क्या कहना चाहेंगे मनोज जी आप? सर, सबक सिखाने का बहुत ही नया और जनता है, जनता सबको ये पता होना चाहिए। पर जनता क्या तो हमने जिनको जिताया, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जिनको हमने निगम पार्षद बनाया, जिनको विधायक बनाया, जिनको सांसद, हम इनके गुलाम हैं। मनोज जी के मुझे लग रहा है नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मनोज जी की आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। कुशवाहा जी से कमेंट, कुशवाहा जी भी हाथ उठा रहे थे, कुशवाहा जी के पास जाना चाहता हूं। कुशवाहा जी, आप मुझे ये बताओ, इन नेताओं को कोई सबक सिखाने का तरीका है आपके पास? जो नेता आपसे छोटे छोटे प्रलोभन दे करके आपके घर के बगल के वोट ले लेते हैं, इन नेताओं को सुधारने का कोई तरीका नहीं है? जो कि ये नेता सोचे अगली बार चुनाव आने से पहले कि हमने इन लोगों के पास जाके जो जो वायदे किए थे वो हम पूरे नहीं किए, इसलिए यहाँ की जनता ने मुझे बुरी तरीके से लताड़ा है। ऐसा कोई तरीका है आपके पास जो नेताओं को सोचने के लिए मजबूर किया जाए? ये दिल्ली की ही बात नहीं है, पूरे देश की बात है। पूरे भारत देश में ऐसे ऐसे गाँव हमने देखे जब विधायकों के दर्शन नहीं होते 5 साल तक, केवल चुनाव में ही बरसाती मेढकों की तरह भुदकते हैं, उसके बाद नहीं आते ये नेता लोग। तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगे कुशवाहा जी आप? सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राघव जी कि आपने भाटी माइंस के मुद्दे पे आपने आज बात किया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल मैं पूरे भाटी में घूम रहा था और घूमने की वजह से जो मुझे लगा कि जब हम रोड पे पैदल नहीं चल सकते हैं तो आप बताइए कि हमारे समाज का विकास, हमारे गांव का विकास क्यों नहीं हुआ? उसका रीजन क्या रहा कि हम पैदल नहीं जा पा रहे थे। सही, किसी भी गांव के विकास के लिए, किसी भी समाज के विकास के लिए गांव में रोड होना बहुत जरूरी है। और हमारे भाटी माइंस में आज 40 साल हो गए, 40 साल से सभी पार्टियों ने प्रतिनिधित्व किया और उसमें भाटी माइंस का सबसे बड़ा योगदान रहा, और फिर भी हमारे गांव का विकास नहीं हुआ। इसके लिए दोषी हमारे नेता हैं और जनप्रतिनिधि हैं, जो कि सिर्फ भाटी माइंस को वोट बैंक समझते हैं, वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो कोई सी भी पार्टी रही हो, सभी को वोट चाहिए, उसके अलावा कोई काम करना नहीं है उनको। जब हमारे बच्चे जब यहाँ पे पढ़ नहीं सकते, सुरक्षित चल नहीं सकते, तो फिर हम किस लिए वोट देते हैं उनको? तो जरूरत है आज हमें नेतृत्व करने की, हमें अपना प्रतिनिधित्व बनाने की, तब जाके हमारे गांव का विकास होगा। आज हम हमेशा प्रलोभन पे रोड की विकास अभी तक नहीं हुआ। मैं कल पूरे भाटी माइंस घुमा हूं और आप पैदल नहीं चल सकते भाटी माइंस के रोडों पे। तो इससे ज्यादा हमारी दुर्गति क्या हो सकती है? कुशवाहा जी, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। और मैं मनोज जी से पूछना चाहता हूं, मनोज जी एक बात मुझे ये बताइए आप कि भाटी माइंस की ऐसी हालात है और इन नेताओं को हम सबक क्यों नहीं सिखा पा रहे? अभी इससे पहले मैं आपका कमेंट लेना चाह रहा था तो आपके साथ नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इसलिए आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही थी, इसलिए मैं कुशवाहा जी के पास चला गया था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये नेता जो हम लोगों को ठगते हैं, जो नेता साइकिल पे चलने लायक नहीं होता, उन्हें हमारे ये वोट में इतनी बड़ी ताकत होती है, उस नेता को हम सब लायक बना देते हैं। उस नेता को हम प्लेन में बिठा देते हैं जिस नेता पर साइकिल चलने की जिसकी औकात नहीं है, लेकिन वो नेता फिर हम लोगों को समझता कि जनता को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। हमारे क्षेत्र में विकास के नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये नेता, इन्होंने अपने कुछ नुमाइंदे बिठा रखे, बस छोटे छोटे उन्हीं को प्रलोभन देते रहते हैं, कबूतर की तरह उन्हें दाना डालते रहते हैं, बस वही गुटरगू बोलते रहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नेताओं कैसे सबक सिखाएंगे आप आने वाले चुनाव में? चुनाव 5 साल बाद नहीं, हर साल चुनाव होते हैं किसी ना किसी के, लेकिन इन नेताओं को सबक कैसे सिखाया जाएगा? इसके पास आपके पास कोई मंत्र है मनोज जी? जी सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे नेताओं को सुधारने का? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है सर। मैं यही कहना चाहता हूं, इन नेताओं को सिखाने का और सुधारने का तरीका जनता के पास है, पर जनता पहले अपनी ताकत को तो समझे। जनता को यही नहीं समझ में आता है कि हमें हमारी एक वोट की ताकत क्या है। मुझे ये बताओ, इस बार आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी के जितने भी जो लोग आए, उन्हें क्या जनता को वोट देना चाहिए जिस प्रकार की स्थिति अभी है?
वोट देना चाहिए आम आदमी मैं पार्टी का, बता- कोई भी आता है किसी जी। सभी पार्टी के नेताओं के, एक आम आदमी पार्टी नहीं नहीं, नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो सुनो चाहे सुनो बीजेपी सुनो, हो। मेरी बात सुनो। जो सत्ता में होता है, जो ड्राइवर गाड़ी चलाता है ना, उसी से प्रश्न किया जाता, तू कैसे लेफ्ट राइट ले रहा है, गाड़ी सीधी क्यों नहीं चला रहा है। जो ड्राइवर तो हमने सर रिजेक्ट अभी करके भेज दिया है, जो ड्राइवर हमने रिजेक्ट करके भेज दिया है, उस ड्राइवर से हम किस लिए प्रश्न करेंगे। जो सीट पर बैठा है उससे हम कहें गाड़ी ढंग से चला ले, उससे हम सर कहेंगे। नगर निगम के चुनाव में सभी पार्टियों को जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। अभी नगर निगम में बीजेपी की सरकार है, हमारे यहाँ से नहीं, पार्षद बीजेपी के हैं, मैं इसलिए वही कह रहा हूँ, तो उस पार्षद की जमानत जब्त होनी चाहिए। मैं खुद इस चीज से सहमत हूँ। जो पार्षद आप लोगों के पास काम नहीं कराता है, उस पार्षद को हटा देना चाहिए। उस पार्षद को हटाओ। मैं उसके इसीलिए बाद मैं दिलीप कह जी रहा के हूँ। पास जाना चाहता हूँ। दिलीप जी, आप मुझे एक बात ये बताइए, ये नेता जो हैं, जो लोगों को ठगते हैं, इन नेताओं से कोई ऐसा तरीका हमारे पास नहीं है जो इन नेताओं को ऐसा सुधारा जाए, नेता कभी भी चुनाव लड़ने का मन ही ना करें कि मैंने जनता के साथ धोखा किया था, 5 साल तक हम जनता के बीच में नहीं गए थे, उसका बहुत बुरा खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है, ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। ऐसा क्या करना चाहिए जनता को इनके लिए, क्या कहना चाहेंगे दिलीप जी? जी राघव जी, मैं 2-4 चीजें आपके सामने रखूंगा, सबके जी। सामने। कोरोना काल हुआ, पहला ट्रम्प हुआ, फिर दोबारा कोरोना काल हुआ। आप ये देखिए दिल्ली सरकार की विफलता। आवाज आ रही मेरी? आप बोलो, आवाज सबके पास पहुंच रही है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली सरकार की विफलता देखिए कि ऑक्सीजन नहीं थी। इस बार जो डेथ हुई है वो ऑक्सीजन की वजह से हुई है। और नहीं, ये तो कह देता है, इनकी तो आदत बन गई है, अगर अच्छा काम कर लेंगे तो हमने कर दिया, लेकिन जब काम गलत होती है, बस दिल्ली में केंद्र का इन्वॉल्वमेंट है, दिल्ली में केंद्र नहीं होने दे रही है। और ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी तो टैंकर नहीं से लेने के लिए, उनको लाने के लिए। और दूसरा, एक योजना आई थी भारत सरकार की, आयुष्मान योजना। अगर वो योजना दिल्ली में लागू हो गई होती तो इतने लोगों की डेथ नहीं होती, क्योंकि इसमें कैशलेस वो इलाज हो रहा था। 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज हो सकता था, वो कहीं भी जाकर करा सकते थे। दिल्ली में वो लागू नहीं करी। और अभी एक मामला जो आपने रखा कि एक रिज का मामला है, बिल्कुल रिज का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, 1996 से लटका हुआ है कि ये मामला, ये कॉलोनी रिज में आ गया। रिज का मामला, मैं वही तो कहना चाहता हूँ। अगर रिज है, हम रिज क्षेत्र में रह रहे हैं। नहीं, हम 1 मिनट में आपसे ये पूछना चाहता हूं, सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और सारे लोग यहाँ पर परपक्क लोग जुड़े हुए हैं। रिज में अगर कोई व्यक्ति, नेता लोग एक दिन के लिए कहीं जाते हो, करोड़ों के टेंट लग जाते हैं। नेता एक दिन के लिए और 20 मिनट के लिए जाता है, वहां करोड़ों के टेंट इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग सालों से रह रहे हैं, जब पीढ़ियां गुजरती जा रही हैं, लेकिन यहाँ रोड नहीं बना सकते। जब इनसे बात करो, रोड क्यों नहीं बना सकते? आरसीसी नहीं डाली जा सकती है, आरसीसी नहीं डाली जा सकती। आप ईंटों के रोड तो बना सकते हो हमारे यहाँ, लेकिन ईंटों के रोड भी नहीं बनाते हैं ये लोग। मैं उसी को बता रहा हूँ, इनके पास पिछले 15 साल से लगातार, पहले 20 साल कांग्रेस रही, फिर 15 साल से ये लगातार 2 टर्म से ही है। इनको चाहिए था कि एक प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेजते कि इस गांव को अब तक की जो भी सरकारों ने करी वो गलत किया, हम ईमानदार सरकार है, इनको रिज से निकालना चाहते हैं और रिज को इतनी जगह कहीं और देना चाहते हैं। दिल्ली सरकार के लोगों को कहा, जो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन लोगों को हमने बोला क्या प्रस्ताव लाओ, ऊपर भाजपा की सरकार है, भाजपा को जाकर हम डंडा लेके खड़े हो जाएंगे। तो भाई आपकी सरकार है, दिल्ली सरकार ने रिज से निकाल दिया और उसके बाद हमारे गांव का काम करे। अभी तक दिल्ली सरकार के 62 विधायक हैं आज की डेट में, उससे पहले 67 विधायक थे। दिल्ली सरकार के विधायक ने दिल्ली भाटी मैच को रिज से निकालने के लिए प्रस्ताव पेश नहीं किया। एक प्रस्ताव, कानून, बिल बनाकर भारत सरकार को भेजे। भारत सरकार में ऊपर भाजपा की सरकार है। अगर भाजपा सरकार हमारे लिए नहीं सोचती तो हमें भी सोचने मजबूर हो जाते कि हमारे जब जो बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचेगा। हमें भी यहाँ 40-45 साल हो गए रहते हुए। और दिल्ली सरकार ने हमारा स्कूल देखिए, दिल्ली सरकारी स्कूल इतनी गर्मी के शेड में चलता है, जब गर्मी इतनी पड़ती है तो 50 डिग्री से ज्यादा तापमान हो जाता है। नजर नहीं आ रहा। बाटी माइंस में आज भी 3 सेट में पढ़ाई हो रही है। वैसे कहते हैं हमने स्कूल इतने अच्छे आलीशान स्कूल बनवाए हैं, पढ़ाई हो रही है। हमारे बच्चे भी सड़कों पे चले, हमारे बच्चे जब घर से चलते हैं, अगर वो क्या नाम है दुर्गा मंदिर से या चिड़ियाघर की दीवार से चलते हैं तो आते आते उन बच्चों के कपड़े खराब हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी दिलीप जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि हम बच्चे तो पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन कुछ बच्चे
थोड़ी देर में वापस आ जाते, उनसे पूछते हैं कि आप घर में कैसे वापस आ गए, तो देखते तो उनकी वो हालात होते हैं, रास्ते में जाते जाते बच्चे गिर जाते हैं। लेकिन इन सरकारों को शर्म नहीं आती है, ये कह देते हैं रिज क्षेत्र है। आप एक बात बताइए, वन्य क्षेत्र बना बताते हैं, अगर रिज में रहने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, सारे काम किस लिए किए जाते हैं? केवल जनता के लिए किए जाते हैं। जब जनता ही नहीं रहेगी तो आप किसके लिए रिज क्षेत्र बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? ऋतु जॉन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब जनता ही नहीं रहेगी, जनता के लिए सारे काम किए जाते, जनता ने ही इन्हें बनाया है कि आज ये रिज क्षेत्र ने सारा न्यायाधीश बना दिया है, इनको सारे फैसले लेने की ताकत जनता ने दे दी है। उसके बाद जहां पर जनता रहती है वही क्षेत्र ने रिज क्षेत्र दिखाई देता है। क्या उससे निकलने का कोई इनके पास दूसरा उपाय नहीं है जो कि वहां पर विकास कर दिया जाए और इसकी जगह कहीं दूसरी जगह पे पेड़ पौधे लगाए जाए? रिज क्षेत्र से निकालने का सरकार, जो वर्तमान में सरकार चल रही है, ये कहते थे जहां पर झुग्गी भाई मकान, जहां पर झुग्गी भाई मकान, लेकिन मुझे लग रहा है जहां पर झुग्गी भाई मकान आने वाले चुनाव में इनकी हो जाएगी ये बंद दुकान। ये जो दुकान चला रहे थे आने वाले चुनाव में, जहां पर झुग्गी भाई मकान, ये इनका अब जो मुहिम थी वो खत्म होती नजर आ रही है और आने वाले चुनाव में शायद इन्हें जनता इस चीज का सबक अवश्य सिखाएगी। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप ऋतु जॉन मैम? मैं इसके ऊपर यही कहना चाहूंगी कि इन्हें जो भी काम करने हैं, जो दिल्ली सरकार द्वारा होने चाहिए, जो भी इनकी दुकानें चल रही हैं, वो जनता को खुद जागरूक होके उसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा और इन्हें चुप बिठाना पड़ेगा। ये मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह की हरकतों से बाज आने वाले हैं। ये जब इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, उनका दारू के ठेके खोल दिए। जैसे कि आज मैंने देखा, भी हम लोग जा रहे थे किसी मीटिंग के लिए, तो मेरे सामने ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट हुआ और वो वही मेरे ख्याल से ऑन द स्पॉट वो इंसान खत्म हुआ है। मैंने अभी ग्रुप पे भी दिया था इसका, और मैंने ये कंप्लेंट भी की है एसडीएम मैडम को अभी कि भाई इस पर आप ध्यान दीजिए। जिन चीजों पर ध्यान होना चाहिए वहां ध्यान नहीं है, लेकिन जहां नहीं बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करना, जिंदगी को ये आसान समझते हैं। मेरे ख्याल में कि एक जिंदगी बहुत कीमती होती है हर परिवार के लिए। घर के जो कमाने वाले होते हैं वो एक बेटा या एक हस्बैंड या एक पिता यही होते हैं, और उन्हीं को ये बर्बाद करने पे तुले। तो मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल बेकार सरकार, ये आप सरकार नहीं, बेकार सरकार होनी चाहिए। मनोज जी मेरे साथ जुड़े। मनोज जी, मैं आपके साथ, हरे राम जी, मैं आपका भी कमेंट लूंगा, उससे पहले मनोज जी के पास जाना चाहता हूं। मनोज जी, मुझे आप एक बात बताओ, दिल्ली सरकार की मुझे एक खूबी आप बता दो, दिल्ली सरकार की एक खूबी क्या है? एक खूबी मैं आपसे जानना चाहता हूं जो दिल्ली सरकार के अंदर है, जो दिल्ली सरकार ने सबसे अच्छा काम किया हो, वो आप मुझे बता दो। पिछले बीते 7 सालों में दिल्ली सरकार ने एक अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं आपसे एक कमेंट लेना चाहता हूं मनोज जी। मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं मनोज जी, उनसे कमेंट नहीं ले पा रहा हूं। और मैं हरे राम जी के पास जाना चाहता हूं। हरे राम जी, दिल्ली सरकार ने क्या अच्छे काम किए हैं दिल्ली के अंदर? कोई काम ऐसा है जिनने अच्छा काम एक कर दिया हो जिससे जनता प्रभावित होकर के खुश हो जाए कि केजरीवाल सरकार ने हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया, इसलिए हम केजरीवाल सरकार के ही अधीन रहेंगे? अभी कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे, केजरीवाल पहले कहते थे, मेरी नानी कहती थी कि हमारा राम वहां पर नहीं रहना चाहता जहां पर किसी मस्जिद को वहां से हटाया जाए, और लेकिन आज मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, ट्रेन भर भर के वहां पर भेज रहे हैं। पता चले जहां इन्हें पका पकाया मिल जाता, वहां पर तुरंत लपक करके पहुंच जाते हैं, वे कैच लेने के लिए तुरंत पहुंचने का कोशिश करते हैं। लेकिन जनता भी आज कमेंट कर रही है, आपकी नानी से आपने पूछ के भेजे हैं, ये लोग कैसे भेजे हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे हरे राम जी? मैं आपका कमेंट लेना चाहता हूँ। राघव जी, इस कैसी विडंबना है कि मनोज जी का आपने जिक्र किया और कहा कि दिल्ली सरकार ने क्या काम किया, कुछ बताओ एक भी, तो उनका नेटवर्क पता नहीं कहाँ चली जाती है। एनीवे, लेकिन आपने कहा कि राम की याद आती है, वही केजरीवाल जी कहते थे कि राम काल्पनिक है, या सिंधे जी कहते थे, वो कांग्रेस का जो गृह मंत्री थे, कि राम काल्पनिक है। आज वही जब अयोध्या में मंदिर बना तो उनको आज राम याद आते हैं, हनुमान जी याद आते हैं, कि उनको ये ना लगे कि हिंदुओं का वोट ये कर जाए। ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स। आप देखो कि कल मैंने एजेंडा आज तक देखा था केजरीवाल जी का कि 1000 रुपए हर महिलाओं को देंगे जो 18 साल से ज्यादा उम्र के। आप उससे ये देखो कि उन्होंने क्या कहा कि 1000 में बच्चे के लिए माएँ शॉपिंग कर लेगी, ट्यूशन का फीस दे देगी, खाना खा भी लेगी, घूम भी लेगी, पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाएगी। आप देखो कि आंखों के सामने धूल झोंकने वाली बात है, और सारे आदमी
कोई कुछ कहने वाला नहीं कि 1000 रुपये में इतने सारे बातें आपने वादा कर दिया। और आज ने आपने कहा एजेंडा, आज तक पे मैंने देखा था मनोज जी का पता नहीं क्या हो गया। मैं ये बताना चाहता हूं कि पहले तो केजरीवाल जी कहते थे कि राम कुछ है ही नहीं, आज वो कहीं से गुजरते हैं और वो प्रणाम कर लेते हैं। किसी ने कहते हैं भाई साहब ये मंदिर नहीं है, ये तो किसी का घर है, कहते हैं सॉरी। तो उनकी क्या बात करना। मैं तो भाटी से बिलोंग करता हूँ, भाटी में ये हमारे दिलीप भाई जी कितने अच्छे अच्छे बात बताए, ये अपने जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, खास करके भाटी के लिए, स्कूलों के लिए इतने रीज में है, ये है वो। नीयत अच्छी होनी चाहिए, जिसके पास नीयत नहीं उनको क्या कहेंगे। नेता, जिस नेता को, सॉरी राघव जी एक और कमेंट लेना चाहता हूँ। आपने आज पूरी बात, कोई नहीं आप पूरी करिए अपनी बात, पूरी आपने धर्म, बोलिए कंटिन्यू आपने धर्म की बात किया। मैंने एक ही चीज कहता हूँ, सबको कहता हूँ कि इससे नहीं है जिस नेता को यम दलाल समझो ही उसको। जो आदमी सिर्फ दिखाने के लिए मंदिर मस्जिद जाता हो वो क्या आदमी है। हमारे भाटी का विकास होना चाहिए। ओनली विकास किस तरह से हो, कैसे हो। दिलीप जी जो भी है, कुशवाहा जी, कुमुद जी, आप भी हैं, ऋतु मैम है बैठे हुए, जो भी करना है यहाँ भाटी को ओनली विकास होना चाहिए। विकास किस हिसाब से होना चाहिए, सारे आदमी को सोचना चाहिए। ये बिकना है या हमें पैसे